हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं वीड कंट्रोल मेथड के बारे में, यानी खरपतवार नियंत्रण के तरीकों के बारे में आज इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। सिलेबस पर नजर डालें तो यहां पर आप सिलेबस को देख सकते हैं। हमारी यूनिट चल रही थी वीड, जिसके अंदर इंपोर्टेंस पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, क्रॉप वीड कंपटीशन हमने कर लिया है, देन आपका वीड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो भी हम पिछली क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। अब उससे आपके आगे आ जाता है मेथड्स, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो फटाफट जो है सभी बच्चे क्या करेंगे, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। यहां पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो वो बच्चे प्रीवियस क्लास जरूर देखें, तभी आपको आज की क्लास और आगे की क्लासेस जो है वो समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें खरपतवार नियंत्रण के तरीके यानी मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीड कंट्रोल एक्चुअल में आपका है क्या, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। यानी प्रिंसिपल जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो 4 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे, यानी प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल और इसके अलावा मैनेजमेंट। ये 4 प्रिंसिपल बताए थे। तो मैंने कंट्रोल के अंदर आपको क्या बताया था, कंट्रोल के अंदर मैंने सिंपल सी बात ये बताई थी कि जैसे मान लीजिए ये जनरली क्या है, एक फील्ड है, ये खेत है, ठीक है। इसके अंदर हमने यहां पर क्या किया हुआ है, फसल को लगाया हुआ है। ध्यान से सुनना, कंट्रोल का मतलब यहां पर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में मैं रिवाइज करवा रहा हूं, पिछली क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल का मतलब यहां पर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कौन सी फसल लगा दी है बताओ, तो इसके अंदर मैंने गेहूं की क्रॉप ये लगा दी है, यानी वीट को मैंने इसके अंदर क्या किया है, लगा दिया है। अभी तक क्या आपको यहां पर खरपतवार नजर आ रहे, नहीं आ रहे, बट ऐसा हो नहीं सकता कि वीड आपके नजर ना आए। वीड इसके अंदर है, वीड ऑलरेडी क्या है, इस खेत के अंदर आपके प्रेजेंट है। ये जगह जगह जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वीड है। और क्रॉप वीड कंपटीशन की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये खरपतवार जनरली यानी कि ये जो वीड है वो क्या करते हैं, फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं। किसके लिए कंपटीशन होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, कंपटीशन होता है मॉइस्चर के लिए, कंपटीशन होता है स्पेस के लिए, कंपटीशन होता है लाइट्स के लिए। तो ये आपके 4 कंपटीशन मेनली देखने को मिलते हैं। तो कंट्रोल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल के अंदर बेसिकली किया जाता है कि इन वीड की संख्या को या नंबर्स को इतना डिक्रीज कर देना है, इतना सप्रेस्ड कर देना है कि हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उससे प्रॉपर यील्ड मिल सके और क्वालिटी यील्ड मिल सके, यानी किसी की तरीके का कंपटीशन ना हो। इसका मतलब जो है यहां पर हमें वीड को कम करना है, सप्रेस करना है, पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका वीड कंट्रोल के अंदर आता है, जो मैं प्रिंसिपल क्लास के अंदर आपको बता चुका था ऑलरेडी। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए वीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, वो हम अब यहां पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अब मेथड्स या तरीकों की बात करें तो इसको तो खैर क्या ही नोट्स करेंगे, आपको इतना मैंने बस जस्ट रिवाइज करवाया। तो मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली 4 मेथड होते हैं, 4 तरीके होते हैं वीड को कंट्रोल करने के। सबसे पहला तरीका होता है कल्चरल मेथड, यानी इसके अंदर हम क्या है, कर्षण क्रियाएं या एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये मत पूछ लेना कर्षण क्रियाएं क्या होती हैं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं। पहली क्लास जब मैंने ली थी तभी मैंने आपको वहां पर बेसिक क्लियर करवाया था कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, आपका कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें वो आपकी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका जो है वो जनरली क्या है, कल्चरल मेथड है, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि कर्षण विधियां, या फिर कह लीजिए कर्षण विधियां जो है वो आपका क्या करते हैं, यहां पर हम इस्तेमाल में लेते हैं, या सिंपल मैं कहूं तो यहां पर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिकल
प्रैक्टिसेस क्या है, प्रयोग में ली जाती है खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। बात समझ में आई। दूसरा आपका आ जाता है मैकेनिकल मेथड, या फिर इसी को जनरली हम क्या कह देते हैं, फिजिकल मेथड भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, यानी यंत्र यानी टूल्स का या इंप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जनरली क्या है आपके टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, टूल्स एंड जो है आपके इंप्लीमेंट्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूल्स और इंप्लीमेंट्स का क्या है, प्रयोग किया जाता है, यानी हाथ के द्वारा, खुरपी के द्वारा, प्लो के द्वारा, हैरो के द्वारा, आपके और जो टूल्स होते हैं उनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वीड को कंट्रोल करते हैं। आगे डिटेल में बताऊंगा, बस जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। और ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें, कंप्लीट सीरीज आपको एग्रोनॉमी की देखनी है, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर मैंने बताया था बायो मींस लिविंग आ जाते हैं, यानी यहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, या फिर आपका कह लीजिए कोजल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि डिजीज कोज करते हैं, कोजल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी जो डिजीज कोज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए। कैसे, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। केमिकल मेथड, यानी इसके अंदर जनरली क्या है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं, यानी वीड को केमिकली क्या किया जाता है, यहां पर किल किया जाता है। तो ये चार मेथड होते हैं वीड को कंट्रोल करने के। ये चारों मेथड एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वीड के नंबर्स को डिक्रीज कर रहे हैं, वीड की संख्या को सप्रेस्ड कर रहे हैं, 100% खत्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके क्या है, वीड कंट्रोल के मेथड्स होते हैं या फिर तरीके होते हैं। आज के सेशन के अंदर हम स्पेसिफिक बात करेंगे किसके बारे में, तो आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कल्चरल मेथड के बारे में, यानी कृषि विधियों के बारे में, या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जो है आपकी कौन कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इन चारों को नोट कर लेंगे, जैसे मैंने शॉर्ट में यहां पर बताया उस तरीके से। ठीक है, साइड में मैं हो चुका हूं। कई बार आप शिकायत करते हैं कि सर आप बोर्ड से साइड ही नहीं होते हैं, लिखें कैसे, तो लिख लिया भाई आप लोगों ने सभी ने। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चारों मेथड आपको समझ आ गए। एक बार यहां पर हल्का सा पिक्चर से मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने बात की थी आपकी कल्चरल मेथड की, तो यहां पर देखिए ये आपको कल्चरल मेथड दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस यानी कृषि क्रियाएं जो होती हैं, जो किसान प्रैक्टिसेस करते हैं, खेत के अंदर जो काम करते हैं, वो विधियां हम अपनाते हैं, तो उन्हें हम कल्चरल मेथड कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है, यानी कि यहां पर हम देखिए ये आपका हैंड होए का इस्तेमाल किया गया वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो इसे फिजिकल या मैकेनिकल मेथड कहते हैं। तीसरा आपका जाता है बायोलॉजिकल मेथड, यहां पर आप देख रहे हैं इंसेक्ट का प्रयोग किया गया है वीड को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है आपका केमिकल मेथड, यानी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं सोच रहा था इस टॉपिक को मैं स्किप कर दूं क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है ना, तो बट फिर मैंने सोचा नहीं, स्किप करना ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों का कुछ बच्चे को इजी लगेगा, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं इस टॉपिक को करवा रहा हूं। तो आपकी भी ड्यूटी है ध्यान से टॉपिक को समझना, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर बात कल्चरल मेथड के बारे में बात करेंगे। अब कल्चरल मेथड क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कल्चरल का मतलब ही क्या है, कृषि है, यानी कि यहां पर हम जो खेती करते हैं वो आपके कल्चरल मेथड का मतलब यहां पर सिंपल सा है, यानी जो कृषि विधियां हैं या फिर कह लीजिए जो कृषि आपकी की जाती है, तो वहां पर हम अलग अलग जो है काम करते हैं, जैसे खेत तैयार करते हैं, टिलेज यानी जुताई करते हैं आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो वो जनरली क्या है यहां पर इस्तेमाल में ली जाती हैं। तो कृषि विधियां जो है इसे कहा जाता है, यानी कल्चरल मेथड का मतलब यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, सिंपल सी बात ये कि इसके अंदर
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या करते हैं हम इसके अंदर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, या फिर हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। दूसरे शब्दों में हम यहां पर और डाल के लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, यानी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का हम क्या करते हैं यहां पर प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है जिनका इस्तेमाल किया जाता है वीड को कंट्रोल करने के लिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, पहला आपका क्रॉप रोटेशन, ये भी एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस ही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर दिखाई दे रहा होगा, सन जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका समर टिलेज और सोयल सोलराइजेशन, आपके दो प्रोसेस होते हैं, ये समर टिलेज अलग है, सोयल सोलराइजेशन अलग है, उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। देन इसके अलावा यहां पर देखिए आपको जो है मल्चिंग दिखाई दे रहा होगा, ये मल्चिंग क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इधर आपको जो है यहां पर टिलेज यानी कि भू परिष्करण किया जा रहा है, तो ये भी आपका वीड को कंट्रोल करता है। टिलेज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये जनरली आप देख रहे हैं, ये सारे के सारी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही तो है। किसान जब खेती करता है, फसलों को उगाता है, तो इन सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो इसीलिए कल्चरल मेथड का मतलब सिंपल सा ये है कि इस विधि के अंदर, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए। बात क्लियर होगी है। चलिए, ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, सिंपल कृषि विधियां जो है इनको हम कहते हैं। अब चलिए वन बाय वन करके हम एक एक के बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको अभी कल्चरल मेथड के बारे में बताया, तो यहां पर आपको ये डिटेल्ड नोट मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं। तो कल्चरल वीड कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ रेगुलर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। बात आ गई ना, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी डिफरेंट एग्जांपल दिए, यहां पर भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि आपका टिलेज हो गया, प्लांटिंग हो गया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कल्चरल मेथड के अंदर आते हैं। तो वन बाय वन करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है। समझ लिया, एग्जाम के अंदर आप आराम से लिख देंगे। मैं नहीं कह रहा जो मैं यहां पर आपको लिखा हुआ दे रहा वही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, नहीं, रट्टा कभी नहीं मारना है, बस आपको चीजें समझनी है। समझाने के लिए मैं बैठा हूं, समझना आपको पड़ेगा। तो सभी बच्चे फटाफट जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम एक एक करके अब यहां पर जो है चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला आ जाता है फील्ड प्रिपरेशन, यानी खेत को तैयार करना। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप फसल उगाना चाहते हैं किसी खेत के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस खेत को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने बीज उठाया सीधा जाके जो है उस खेत के अंदर बुआई कर दी, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा। खेत को तैयार करने में आप क्या करते हैं, यानी टिलेज करते हैं, यानी भू परिष्करण करते हैं, जैसा कि आप यहां पर खेत के यानी कि इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। ट्रैक्टर से जनरली क्या किया जा रहा है, खेत को जोता जा रहा है। हालांकि ये मैकेनिकल मेथड के अंदर भी टिलेज को कंसीडर किया जाता है, बट यहां पर फील्ड प्रिपरेशन की बात हो रही है। ध्यान देना, यहां पर ट्रैक्टर से फील्ड प्रिपरेशन करेंगे वो बात सही है, लेकिन फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये है तो एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस ही ना, है तो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही ना। तो खेत को तैयार करना वो आपका एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस के अंदर आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर क्या किया जाएगा, मिट्टी की जुताई की जाएगी, मिट्टी को जो है उसका भू परिष्करण किया जाएगा, जिससे जनरली क्या होगा, इस खेत के अंदर जो आपके खरपतवार उगे हुए हैं, इसको मैं जो है जनरली आपका इससे दिखाता हूं येलो कलर से, जो कि आपके वीड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वीड को मैं ज्यादातर येलो से ही रिप्रेजेंट करता हूं, और वीट को, गेहूं को ग्रीन से। तो आपके जैसे ये खरपतवार उगे हुए हैं, तो हम इसके अंदर टिलेज करेंगे, तो उससे
क्या होंगे, ये खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, मर जाएंगे। इनकी जड़ें जो है वो आपकी उखड़ जाएंगी, इनका तना जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, ये कट जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, जो भी होगा, इंजर्ड होंगे और धीरे धीरे क्या है ये आपके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फील्ड प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो उस समय क्या ये खरपतवार आपके कंट्रोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। जब फील्ड प्रिपरेशन करते समय उसके बाद आप सीड बेड भी प्रिपेयर करेंगे। सीड बेड का मतलब जनरली क्या आपका बीज सैया जिसे बोलते हैं, सीड बेड जिसे कहा जाता है। इस तरीके से आप क्या है क्यारियां बनाएंगे या फिर रिजीज बनाएंगे, तो वो आपको ऐसे बनानी है कि उस समय क्या है आपका वीड एक भी नहीं रहना चाहिए, सारे खत्म हो जाने चाहिए। तो वो आपका आ जाता है फील्ड प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब चलिए थोड़ा सा बता देता हूं लिखना कैसे है ना, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने। तो देखिए, फील्ड शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम वीड बिफोर सोइंग। बुआई से पहले यानी फसल की बुआई से पहले फील्ड जो है वो वीड फ्री होना चाहिए, किसी तरीके का कोई भी खरपतवार उसके अंदर जो है नहीं होना चाहिए, है ना। प्रिवेंट फ्लोवरिंग एंड सीड फॉर्मेशन ऑफ वीड टू स्टॉप फ्यूचर इन्फेस्टेशन। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने खेत को तैयार कर लिया, लेकिन खेत को तैयार करने के बाद या फिर खेत को तैयार करने से पहले ही इसके अंदर खरपतवार उगे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको तभी कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसके अंदर फूल नहीं आने चाहिए, उसके अंदर बीज नहीं बनना चाहिए। अगर बीज बन गया तो वो मिट्टी के अंदर गिर जाएगा और नेक्स्ट क्रॉप या नेक्स्ट सीजन के अंदर वो फिर से ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लासों के अंदर यानी कि जो आपके आई थिंक क्लास नंबर जो 29 थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि वीड को कंट्रोल करते समय हमें किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो वहां पर मैंने वीड के लाइफ साइकिल के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना, याद है, बिल्कुल याद है। तो वही पॉइंट यहां पर ध्यान रखा गया कि वीड जो आपके प्लांट है उनके अंदर फ्लोवरिंग नहीं आने देनी है, सीड नहीं बनने देना है। ये आपका आ जाएगा फील्ड प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, बुआई से पहले खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। देन इसके साथ ही साथ क्या है, खरपतवारों को फूलने और बीज बनने से रोकना चाहिए ताकि भविष्य में उनका प्रसार ना हो। प्रसार का मतलब प्रोपगेशन मल्टीप्लीकेशन से है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड आ जाता है समर टिलेज यानी ग्रीष्मकालीन जुताई। तो अगर समर टिलेज की बात करें, ग्रीष्मकालीन जुताई की बात करें, तो जब मैंने आपको टिलेज पढ़ाया था, यानी कि जब मैंने आपको टिलेज के बारे में पढ़ाया था उस समय अच्छे से समझाया था ग्रीष्मकालीन यानी समर टिलेज किसे कहते हैं। ये आपका किसके अंदर आता है, कोई मुझे बताएगा? कौन सी टाइप्स ऑफ टिलेज के अंदर ये आपका आता है, किसी को पता है? अगर आपने क्लासें अटेम्प्ट की है तो आपको पता होगा। मैंने टाइप्स ऑफ टिलेज 3 प्रकार के बताए थे, ऑन सीजन, ऑफ सीजन और स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज। तो ये जो समर टिलेज है ये जनरली किसके अंदर आता है, ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ना किसके अंदर आता है, ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आता है। इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो ध्यान से देखिए। चलिए यहां पर मैं क्या ही डायग्राम बनाऊं, यहां पर आप देख लीजिए। ये खेत आपको नजर आ रहा है, इस खेत के अंदर अभी आपको कोई फसल नजर आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ऑफ सीजन टिलेज का मतलब ही होता है कि ये ऑफ सीजन टिलेज जनरली क्या है, अनक्रॉप्ड एरिया। कहां पर किया जाता है, अनक्रॉप्ड एरिया के अंदर किया जाता है। इसके साथ ही साथ जनरली क्या है, ये आपका फैलो लैंड यानी जो खाली भूमि पड़ी होती है, फैलो लैंड यानी जिसे हम क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। ठीक है, परती भूमि कहते हैं, वहां पर इसे जनरली क्या है किया जाता है। किसको, समर टिलेज को। करते क्यों है, तो इसका रीजन होता है, जैसा कि आप ये खेत देख रहे हैं, इस खेत के अंदर क्या है आपके, अभी तो आपको जुताई हो चुकी है ऑलरेडी, इस खेत के अंदर क्या है, खरपतवार उगे होंगे, खरपतवार उगे होंगे, उनके बीज पड़े होंगे, खरपतवार के तने जड़ वगैरह इसके अंदर पड़ी होंगी। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी जुताई कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो खरपतवार उखड़ जाएंगे। साथ ही साथ जो मिट्टी के अंदर बीज छुपे हुए हैं खरपतवार के, वो बाहर निकल आएंगे। जो आपके खरपतवार की जड़ें हैं जिनसे वो प्रोपोगेट होते हैं, वो भी आपके बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने पर क्या होगा, तेज धूप से वो आपके खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब बात आ जाती है समर टिलेज। समर का मतलब ही यहां पर यह है तेज धूप। तेज धूप कब होगी, आपकी जून जुलाई के समय होगी। तो ये जो आपका समर टिलेज है ये जनरली क्या है, जून जुलाई के मंथ में किया जाता है, जिसकी वजह से जो तेज धूप होती है यानी जो तेज रोशनी होती है, तेज प्रकाश होता है, वो जनरली क्या करता है, जो आपके वीड के सीड होते हैं, ठीक है,
किनको खत्म करता है? वो जनरली आपका जो वीड के सीड होते हैं, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो उनकी रूट्स यानी कि जड़ें होती हैं, इसके अलावा उनका स्टेम यानी कि तना होता है, या फिर आपका कोई अदर पार्ट्स होता है, अदर पार्ट्स लगा लीजिए, यानी कि लीव्स वगैरह सारी इसके अंदर ही आ जाएंगी। अदर पार्ट्स होते हैं जो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तेज धूप से नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो आपका समर टिलेज यानी ग्रीष्मकालीन जुताई कहलाता। तो ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही है ना, ये भी क्या है? एक एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस ही है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसी का एक एडवांस स्टेज होती है, यानी जिसे हम क्या कह देते हैं, चलिए भाई इसको लिखना है लिख लीजिए, और जो बाकी डिटेल्ड जो है वो आपको मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। देखिए, ऑफ सीजन टिलेज हेल्प डिस्ट्रॉय पेरिनियल वीड्स जिनकी लाइफ साइकिल 2 से ज्यादा जो है 2 सीजन से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा होती है। ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं, तभी मैंने कहा है पिछली क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको देखिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर होता चले। हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक है, हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट आप पहली सीढ़ी से सीधा फ्लोर पर नहीं चढ़ सकते, सीधा जो है छत पर नहीं चढ़ सकते, आपको जनरली क्या एक एक स्टेप करके चढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई है? तो आपको पिछली क्लासें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, सन ड्राइंग ऑफ वीड इन्फेस्टेड क्लोड्स किल्स अंडरग्राउंड पार्ट्स। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, यानी कि तेज धूप क्या करती है? सनलाइट जो है वो क्या करती है? आपकी खत्म कर देती है, किल कर देती है। और ये आपका समर टिलेज कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है, जब टेम्परेचर जनरली क्या है? हाई होता है। इसी का एक एडवांस स्टेज होती है, ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। इसी की एक एडवांस जो है मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं सोयल सोलराइजेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। ये आपको खेत नजर आ रहा है, इस खेत की हमने जुताई कर दी। सेम वही आपका इस खेत की जुताई करने से पहले इसके अंदर क्या है? आपके सीड पड़े हुए हैं, किसके? खरपतवार के, वीड के सीड इसके अंदर है, वीड के स्टेम इसके अंदर है, वीड के रूट इसके अंदर प्रेजेंट है, या अदर पार्ट्स प्रेजेंट है, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया था। इस खेत की जुताई करने के बाद हमने क्या किया है? सिंपल सा आपका इस खेत को पन्नी से कवर कर दिया, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। किससे कवर कर दिया हमने? व्हाइट पॉलीथीन से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया भाई? व्हाइट पॉलीथीन से जो है हमने इसको कवर कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाइट पॉलीथीन से हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया। जो अभी हमने समर टिलेज पढ़ा वो हमने जून जुलाई के अंदर किया, तो ये भी हम क्या करते हैं? जून जुलाई मंथ के अंदर ही करते हैं, जून जुलाई मंथ के अंदर ही करते हैं, जब जनरली टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, सनलाइट जो है बहुत ज्यादा तीव्र होती है, तीखी होती है, तब। यानी जून जुलाई में ही आपका इंडिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर खासकर, ये बात आप लोग जानते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो हमने सिंपल क्या किया? यहां पर मिट्टी से, यानी कि इस पन्नी से इस मिट्टी को कवर कर दिया। अब इससे क्या हुआ? अब आ जाइए यहां पर, आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? ऊपर एक सूरज नजर आ रहा है, जिससे किरणें आपकी आ रही हैं नीचे, और जब सनलाइट आपकी आ रही है तो उससे जनरली क्या हुआ? वो मिट्टी के अंदर गई। अब मिट्टी के अंदर जाने के बाद वो क्या करती है? कुछ पोर्शन जो है मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। नॉर्मली यही होता है, लेकिन इस सोयल की यानी कि कवरिंग हमने किससे कर दी है? पन्नी से, यानी पॉलीथीन से कर दी है, जिसकी वजह से ये जो सोयल की कवरिंग है ये आपका जो है पॉली हाउस का काम कर रही है। कहने का मतलब सनलाइट आपकी अंदर तो आ गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है, वो इसी के अंदर ट्रैप हो चुकी है। तो इसके अंदर आपकी ट्रैप होगी, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ? इस मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो लगभग नॉर्मल से कितना 5 से 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बाहर मान लीजिए बिना पॉलीथीन के टेम्परेचर 40 डिग्री या 45 डिग्री हो रहा था, तो पन्नी से कवर करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो वीड के सीड है वो उतनी ही जल्दी डिस्ट्रॉय होंगे, जो आपके स्टेम है, रूट्स है, वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इसे सोयल सोलराइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सोयल सोलराइजेशन कहा जाता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा खेल और है, वो ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं, आसानी से समझ आ जाएगा। अब पहले एग्जांपल देता हूं, ऐसे आपको हो सकता है प्रैक्टिकली आप रिलेट ना कर पाए। कभी आप लोगों ने पैटीज या समोसा खाया?
सर खाया है, ये चीजें तो नॉर्मल है, कॉलेज लाइफ में आप खा रहे होंगे, स्कूल टाइम में भी आपने खाया होगा। पैटीज या समोसा, अगर आपने पैटीज को खाया, समोसे को खाया, तो आपने एक चीज नोट की होगी। क्या चीज नोट की है? पैटीज और समोसा जो बाहर से आपको नॉर्मल गर्म दिखाई देता है, नॉर्मल जिसका टेम्परेचर दिखाई देता है, लेकिन उसी के अंदर जो आलू की फीलिंग होती है, उस आलू को अगर आप खा लो तो वो आपका क्या है, मुंह जला देता है और फिर हाँ ऐसे ऐसे करके उसको बाहर निकाल देते हैं। उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना नॉर्मली बाहर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर आलू की फीलिंग होती है ना, उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, जो कि जनरली क्या करता है, यानी कि टेम्परेचर को या फिर कह लीजिए जो आपका हीट होती है उसको स्टोर करके रखता है ज्यादा लंबे समय तक। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो आपका गर्म भी देरी से होता है और ठंडा भी देरी से होता है। रेत आपने देखी होगी, एकदम से गर्म हो जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है। राजस्थान में सुना होगा आप लोगों ने, दिन में पूरी गर्मी रहती है, रात को क्या है आपकी ठंड हो जाती है। रीजन क्या है? रेत जल्दी से गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन पानी अगर आपने देखा होगा तो वो आपका स्लोली स्लोली गर्म होता है और स्लोली स्लोली ही क्या है, ठंडा होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट मॉइस्चर रखते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो सनलाइट है वो आपका पानी को और ज्यादा हीट कर देती है, गर्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से आलू समोसे के अंदर या पैटीज के अंदर आलू और ज्यादा गर्म होते हैं एज कंपेयर टू बाहर के, रीजन है उसके अंदर मॉइस्चर है जिसने हीट को ट्रैप किया हुआ है। सेम वही सीन हम यहां पर भी करते हैं। तो ये जनरली क्या कहलाता है, आपका सोयल सोलराइजेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सोयल सोलराइजेशन कहते हैं। ये भी आपका एक कल्चरल मेथड के अंदर आता है, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर ही क्या है, इसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट जो है मेथड हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, प्री सोक्ड फील्ड इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट फॉर 3 to 4 वीक्स। प्री सोक्ड फील्ड का मतलब यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर सफिशिएंट है और उसकी प्रॉपर टिलेज वगैरह की हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, 3 से 4 सप्ताह के लिए, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर को लिखेंगे तो इस टाइम पीरियड को हाईलाइट करके लिखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या करते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या है आपका बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपका वो खत्म हो जाती है। कौन? वीड के सीड, रूट्स, स्टेम, ठीक है, और आपके अदर पार्ट्स जो भी हो गए खरपतवार के, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सोयल सोलराइजेशन से वीड भी खत्म होते हैं और इंसेक्ट पेस्ट और कोजल ऑर्गेनिज्म भी खत्म होते हैं। वो आपका जब आगे चल के प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पर आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल यहां पर वीड की बात कर रहे हैं तो वही आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई है? बताओ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है? अगर सभी को चीजें समझ आ रही हैं तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे भाई, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। बस इतनी सी चीज मैं आप लोगों से मांग रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर कर देना। वैसे मुझे पता है आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हो, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, है ना। हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया, दूसरों को शेयर नहीं करना भाई, उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ये भावना और रहमत रखो, है ना। ये जो भावना आपके अंदर है इसको चेंज करो बेटा, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जैसे कि ये मान लीजिए खेत है आपका, वही खेत है और इसके अंदर आपने वही फसल लगानी है। कौन सी लगानी है? गेहूं लगानी है ना। गेहूं से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो हमने क्या किया, यहां पर गेहूं को लगा दिया। मान लीजिए यहां लगाया गेहूं को, यहां लगाया, यहां लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, गेहूं को यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। बस मैंने यहां पर गेहूं को नहीं लगाया, यहां पर भी नहीं लगाया। अब होगा क्या? अब ये होगा, गेहूं के पौधे यहां पर क्या है, कम है, तो ये जो जगह खाली पड़ी है यहां पर क्या होगा, यहां पर खरपतवार ही उगेंगे भाई। उनके सीड पड़े हुए हैं, उनके बीज पड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या उगेंगे, खरपतवार उगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने फसलों के पौधों की संख्या कम कर दी
तब भी खरपतवारों का इन्फेस्टेशन या फिर प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह खाली है तो वहां पर आपके खरपतवार उग जाएंगे। अगर हमने एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रखी, यानी जितने पौधे होने चाहिए थे उतने पौधे हमने क्या खेत के अंदर मेंटेन रखे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यानी प्लांट पॉपुलेशन, क्रॉप के प्लांट की पॉपुलेशन ऑप्टिमम है, तो खाली जगह यहां पर ज्यादा नहीं बची हुई है, तो क्रॉप के जो यानी कि वीड के जो पौधे हैं वो कम ग्रो होंगे, कम उगेंगे। तो यानी कि यहां पर नेक्स्ट मेथड आपका कौन सा होगा कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को क्या होगा आपका कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन करेंगे। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन क्या है आपकी फील्ड के अंदर, या फिर आपका कह लीजिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन क्या है आपकी फील्ड के अंदर या खेत के अंदर क्या की जाएगी, मेंटेन की जाएगी। बात समझ में आई? अगर कम हुई तो भी आपका वीड का इन्फेस्टेशन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हुए फसल के पौधे तब भी दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? तब ये फसल के पौधे आपस में ही कंपटीशन करने लगेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, मॉइस्चर के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, तो वो भी खतरनाक है, वो भी हानिकारक, क्योंकि कंपटीशन कम करने के लिए तो हम यहाँ पर वीड को कंट्रोल कर रहे हैं। यही रीजन तो है वीड को कंट्रोल किया जा रहा है, और कोई रीजन थोड़ी है। तो अगर हमने ज्यादा इनकी संख्या बढ़ा दी, किसकी, फसलों के पौधों की, तब भी इनमें आपस में ही कंपटीशन होने लगेगा। मैंने आपको क्या बताया था, कंपटीशन जनरली 3 तरीके से होता है खेत के अंदर। कौन कौन से कंपटीशन होता है? 3 तरीके, क्या 4 तरीके से होता है। चलिए मैं लिख देता हूं पहले, वैसे 3 तरीके ही होते हैं मेनली। एक तो आपका कंपटीशन किनके बीच में होगा, क्रॉप और क्रॉप के जो प्लांट है उनके बीच में होगा, यानी फसल के पौधे आपस में कंपटीशन करेंगे, ठीक है। दूसरा कंपटीशन आपका जो वीड है, यानी कि जो खरपतवार है, वो वीड के पौधे आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, 2 हो गया। तीसरा आपका जनरली क्या हो जाएगा, जो क्रॉप के पौधे हैं वो जनरली यानी क्रॉप और वीड के बीच में कंपटीशन होगा। तो ये 3 तरीके का क्या है कंपटीशन देखने को मिलता है, 4 तरीके का नहीं होता, ठीक है। 3 तरीके का ये कंपटीशन होता है। तो क्रॉप और वीड का कंपटीशन कब होगा, जब इनके नंबर ज्यादा होंगे। वीड के बीच में कब होगा, जब खेत के अंदर आपके खरपतवार ही खरपतवार उगे होंगे। क्रॉप के अंदर कब होगा, जब आपकी क्रॉप के प्लांट्स की संख्या ज्यादा होगी। तो एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होगी तो उससे वीड भी क्या है आपके कंट्रोल हो जाएंगे, लिमिटेड वीड की ग्रोथ होगी। बात समझ में आई? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, एडिक्वेट क्रॉप स्टैंड सप्रेस वीड ग्रोथ, यानी कि प्रॉपर अगर प्लांट पॉपुलेशन है तो वो जनरली क्या करेंगे, वीड की संख्या को सप्रेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। बताओ समझ में आ चुकी है बात? हाँ जी, क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ जाएगा सभी को, नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज हेल्दी सीड्स, प्रॉपर स्पेसिंग एंड करेक्ट सीड रेट। तो आपको ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर स्पेसिंग देनी होगी, प्रॉपर सीड रेट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्पेसिंग क्या होती है, सीड रेट क्या होता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यही आपका खेत है, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग का मतलब क्या है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी यहां पर क्या है आपको प्रॉपर देखने को मिल रही होगी। ये आपका जनरली क्या है, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी प्रॉपर आपको मेंटेन रखनी है। तो उसके लिए आपको क्या, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर सीड रेट क्या है आपको यूज करना पड़ेगा। देन मान लीजिए आपने प्रॉपर स्पेसिंग इस्तेमाल की, प्रॉपर सीड रेट आपने इस्तेमाल किया, लेकिन बीज आपका ऐसा है जो आपका जर्मिनेट ही नहीं हो रहा ठीक से, तो यहां पर भी बीज लगाया, यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, लेकिन उसमें से 4 बीज आपने लगाए, 4 में से सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके 2 बीज ही अंकुरित हुए और ये 2 आपके अंकुरित ही नहीं हुए। तो क्या आप प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं? नहीं ना। तो प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी सीड लेना पड़ेगा। हेल्दी सीड का मतलब यानी वो क्या है, प्रॉपर जर्मिनेट हो, उसके अंदर किसी तरीके की कोई बीमारी ना हो, इंसेक्ट पेस्ट जो है इंसिडेंस ना हो, डिजीज का इंसिडेंस ना हो, फिजिकल प्योरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी क्या है उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये चीज आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पेसिंग एंड आपका करेक्ट सीड रेट आपका होना चाहिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्हें लेना है। अदरवाइज एक साथ पीडीएफ में आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, टेंशन मत लो, वहां से आप आराम से डाउनलोड करके लिख लेना।
नेक्स्ट चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अगला जो है आपका आ जाता है क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र की यहाँ पर बात हो रही है। वैसे तो देखिए क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, जिसको अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आगे चल के आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात ही है। रोटेशन का मतलब आप जानते हैं, यानी दल बदल, यानी दल बदल कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फसलों को बोते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्या लगाई हुई है, मान लीजिए ये आलू लगा हुआ है। आलू से क्यों हम यहाँ पर, जैसे कि ये आपका मक्का लगा लीजिए, है ना, मक्का है ना, एक मिनट दूर से देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है, हाँ ये शायद मक्का ही, आपकी मक्का लगी हुई है। मक्का के बाद हमने क्या किया, यहाँ गेहूं लगा दी, गेहूं के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी फसल लगा दी, यानी फसलें क्या है हमने यहाँ पर बदल दी है, सेम फसल नहीं लगाई है। रीजन क्या है, रीजन ये है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगेन वही आपका ये खेत है, इस खेत के अंदर हमने क्या किया, गेहूं की फसल लगा दी, यानी गेहूं के पौधे हमने क्या है यहाँ पर लगाए हुए हैं। बात समझ में आई, ध्यान से सुनना, गेहूं के पौधे हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। किन किन बच्चों ने गेहूं का खेत देखा है? अगर आप लोगों ने गेहूं का खेत देखा होगा तो आपने एक चीज नोट की होगी, गेहूं के खेत में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो कि गेहूं के खेत में आते ही आते हैं, जैसे कि आपका गेहूं का मामा, जिसे हम फैलरीज माइनर बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में काफी चीजें बता चुका हूं, बस मैं नाम जस्ट आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपका अमरंथस, यानी कि जिसे जनरली आपका बथुआ कहा, अमरंथस यानी जिसे चौलाई कहा जाता है, चीनोपोडियम एल्बम, वो आपका बथुआ होता है। तो ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो कि आपके गेहूं के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम इस खेत के अंदर लगातार गेहूं को उगाते रहेंगे तो वो खरपतवार भी लगातार आपके इस खेत के अंदर उगते रहेंगे, क्योंकि वो गेहूं के खेत के अंदर ही पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने गेहूं की फसल उगाई, वो आपके खरपतवार भी उग गए। अगले साल फिर हमने गेहूं की फसल उगाई, वो खरपतवार फिर से उग गए। फिर से हमने गेहूं की फसल लगाई, वो खरपतवार फिर से उग गए। तो उनके नंबर क्या है, आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, इस साल हमने गेहूं की फसल लगाई, अगले साल हमने आलू लगा दिया, अगले साल हमने सरसों लगा दी, यानी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फसलों को चेंज कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, गेहूं के अंदर जो खरपतवार उग रहे थे, अगले साल हमने आलू लगाए, जिसकी वजह से उसको सेम फसल नहीं मिली, तो आलू के अंदर वो खरपतवार नहीं उग पाएंगे जो कि आपके गेहूं के अंदर उग रहे थे। तो इससे क्या होगा, उनकी जनरेशन, उनकी जो नंबर ऑफ जनरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ जनरेशन डिक्रीज होगी तो उनके नंबर्स, यानी कि खरपतवारों के संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही आपका क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का मतलब है। यानी हम क्या करेंगे, इस खेत के अंदर, ये आपका एक फिक्स खेत है, इस खेत के अंदर बदल बदल कर फसलों को लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या, आपके खरपतवार जो है वो दोबारा से नहीं उग पाएंगे। क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर या एक स्पेसिफिक फसल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। गेहूं का मामा, जिसे मंडूसी कहा जाता है, वो धान के खेत के अंदर या मक्का के खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो गेहूं के खेत के अंदर ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आई, ये बात आपको याद रखनी। तो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन भी जनरली क्या है, वीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मदद करता है। बात क्लियर हो चुकी है। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है, तो ये चीज आपको इसके अंदर लिखनी है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली फेवर स्पेसिफिक वीड्स, यही मैंने बताई है। यानी लगातार अगर आप सेम फसल उगाएंगे, सेम क्रॉप को उगाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वीड्स को फेवर करेंगे, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आपने फसल को चेंज कर दिया तो वो आपके वीड की ग्रोथ को फेवर नहीं करेंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन ब्रेक द लाइफ साइकिल ऑफ वीड्स, है ना। अगर आप क्रॉप रोटेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो क्रॉप है, जो आपका क्रॉप कह रहे हैं, जो आपके वीड हैं, खरपतवार हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उनका लाइफ साइकिल टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके नंबर्स को इंक्रीज नहीं कर पाए और वीड क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, आपको इतना सा लिखना है, बाकी बनाकर आप लिख सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाई दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑलरेडी कहा है कि जरूरी नहीं आपको यही लैंग्वेज लिखनी है,
आप अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। बस समझ आना चाहिए एग्जामिनर को कि आप समझाना क्या चाहते हैं और इस हेडिंग से रिलेटेड वो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल प्रणाली के बारे में। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इंटरक्रॉपिंग अपने आप में एक क्रॉपिंग सिस्टम है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना समझिए, जैसे कि आप चलिए यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये एक फसल लगी हुई, मक्का लगी हुई, मान लीजिए ये आपकी मक्का लगी हुई है। मक्का के बीच में आपको यहाँ पर स्पेसिंग खाली जगह दिखाई दे रही है। अगर हमने यहां पर ये दूसरी फसल नहीं लगाई होती तो क्या यहां पर आपका कोई पौधा नहीं उगता, यहां पर आपके खरपतवार उगते कि नहीं उगते। तो हमने यहां पर क्या किया, दो यानी कि जो ये फसल लगी हुई है इस फसल के बीच में भी हमने एक फसल और लगा दी है ना। यहां पर हमने क्या किया है, दो फसलों को एक साथ लगाया है। आपकी एक जो क्रॉप लगी हुई ऑलरेडी और उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है वहां पर भी हमने फसल लगा दी। कैसी फसल लगा दी, हमने जनरली यहां पर जनरली क्या किया है, लेग्यूम को लगा दिया। लेग्यूम का मतलब यानी दलहनी फसलों को हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, लेग्यूम्स क्रॉप्स को हमने यहां पर ग्रो कर दिया। लेग्यूम्स यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, दलहनी फसलें, दलहनी जो है फसलें कहा जाता है। तो दलहनी फसलों को हमने यहां पर लगा दिया। आप कहोगे सर दलहनी फसलों को क्यों लगाया, वाकई क्यों लगाया। दलहनी फसलों को बेटा इसलिए लगाया, अगर आपने दलहनी फसलों को देखा होगा, जैसे चना हो गया या मूंग या उड़द होगी, ग्राउंडनट यानी मूंगफली होगी, इनको अगर आप लोगों ने देखा होगा, ग्राउंडनट वैसे ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आती है लेकिन है वो लेग्यूम ही। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आती है। मैं ऑलरेडी जब क्लासिफिकेशन मैंने करवाया तब मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी। तो ये फसलें जनरली क्या करती है, देखिए आपने इन्होंने क्या किया, मिट्टी की सतह को पूरी तरीके से कवर कर दिया, मिट्टी की सतह को कवर कर लिया, जिसकी वजह से क्या है, जो आपके खरपतवार है वो उग ही नहीं पाएंगे। उनको क्या है, जगह ही नहीं मिल रही है उगने के लिए, उनको सनलाइट ही नहीं मिल रही है उगने के लिए। तो इससे क्या है, खरपतवार आपके नहीं उगेंगे। तो ये जनरली क्या इंटरक्रॉपिंग या मिश्रित फसल प्रणाली कहलाती है, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो फसल है उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर और फसल लगा देते हैं। खासकर आपकी लेग्यूम क्रॉप लगा दी जाती है या फिर इन्हीं को जनरली ये मिट्टी की सतह को कवर कर लेती है पूरी तरीके से, इसीलिए इन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, कवर क्रॉप्स भी कहते हैं। यहां पर इनको क्या कहा जाता है, कवर क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो कवर क्रॉप्स क्या है, आपकी ग्रो की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें कवर क्रॉप्स की, तो इसके अंदर जनरली क्या आपका ब्लैक ग्राम यानी कि जो जिसे हम उड़द कहते हैं, तो वो ब्लैक ग्राम आ जाती है, उड़द जिसे कहा जाता है। इसके अलावा आपका ग्रीन ग्राम यानी जिसे जनरली क्या कहते हैं, मूंग कहते हैं, ग्रीन ग्राम आ जाता है। देन इसके अलावा काउपी यानी कि जिसे जनरली आपका लोबिया कहा जाता है, वो लोबिया आ जाता है। इसके अलावा सोयाबीन यानी कि जिसे जनरली हम सोयाबीन ही कहते हैं, सोयाबीन आ जाती है। इसके साथ ही साथ आपका ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, वो भी जनरली आपकी क्या है, इसके अंदर कंसीडर की जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, तो ये इंटरक्रॉपिंग, इसको भी हम खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। देखिए, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर सप्रेस वीड ग्रोथ, यानी कि यहां पर क्या आपका दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाते हैं जो कि वीड को क्या कर देते हैं, सप्रेस्ड कर देते हैं। रीजन क्या है, मिट्टी की सतह को वो कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम्स लाइक ग्रीन ग्राम, सोयाबीन कवर सोयल एंड स्मूदर वीड्स, यानी कि वीड्स को वो खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनको वो ग्रो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर इसके अंदर लिखना है जो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग भी अपने आप में एक वीड कंट्रोल करने का अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है। ये जो यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं इसको बाद में बताएंगे, पहले प्रैक्टिकली चलते हैं। आप लोगों ने कभी पार्क में खेलने गए हैं आप लोग, या आपके घर में कोई पार्क वगैरह हो, या खेत के अंदर आपने कभी देखा हो जो घास जहां पर उगी होती है, वहां पर कई बार देखा होगा ईंट पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, और उन ईंट पत्थर वगैरह वो काफी टाइम से यानी हफ्ते 2 हफ्ते महीनों से अगर वहां पर वो पड़े हुए हैं, तो उस ईंट को अगर आप उठाकर देखते हैं तो आसपास आपको घास नजर आएगी, लेकिन जहां पर वो ईंट पड़ी हुई है, जहां पर वो पत्थर पड़ा हुआ है, जहां पर वो पन्नी पड़ी हुई है जिसने क्या है मिट्टी की सतह को कवर किया हुआ है, वहां पर आपका खरपतवार नहीं उगता है, वीड नहीं उगता है। अगर उगता भी है तो वो जनरली क्या है, मरा
हुआ होता है, यानी कि पीला पड़ा हुआ होता है, उसका तना कमजोर होता है कि नहीं होता है ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर हो रहा है। यहां पर हम क्या करते हैं, जो फसल हमने लगाई है ठीक है, लेकिन जो खाली जगह पड़ी हुई है, जो मिट्टी की खाली सतह है जहां पर फसल नहीं लगी हुई है, वहां पर हम क्या करते हैं, पराली से यानी पुआल से, या फिर गन्ने की जो पत्तियां होती है सूखी पत्तियां उससे, या फिर आपका जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे, या जो आपकी घास फूस जो हमने उखाड़ दी है उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी की सतह को कवर कर देते हैं। या फिर कई बार हम जैसे आपका ये स्ट्रॉबेरी का खेत आप देख रहे हैं, यहां पर क्या किया गया, स्ट्रॉबेरी नीचे पन्नी बिछाई गई, काली पन्नी आपको नजर आ रही है। टमाटर के खेत के अंदर आपने ऐसा देखा होगा, बाकी आपकी और भी फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर इस तरीके से पन्नी बिछा दी जाती है। रीजन क्या है, ये पन्नी आपकी जनरली क्या करती है, एक तो वीड को नहीं ग्रो होने देती, खरपतवार को नहीं उगने देती, दूसरा मॉइस्चर को भी कंट्रोल करती है, और भी बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें क्या किया, मिट्टी की सतह को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया, या तो प्लास्टिक से कवर कर दिया, या फिर आपका पैडी स्ट्रॉ से कवर कर दिया, या हे से, या फिर आपका जो लकड़ी का बुरादा है उससे, या फिर आपका ग्रासिस से हमने क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया। तो इसे हम मल्चिंग कहते हैं। और मल्चिंग यहां पर देखेंगे तो ये सारी की सारी इसके अंदर जो मल्चिंग है, यहां पर हमने क्या किया, पैडी स्ट्रो, जो कि कैसी है, ऑर्गेनिक है, डिकम्पोज हो जाएगी। यहां पर हमने वुड चिप्स यानी लकड़ी के टुकड़े या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया, वो भी आपका कैसा, ऑर्गेनिक है। यहां पर हमने ग्रास, जो आपकी जो घास आपने लॉन में काटी है वो घास हमने इस्तेमाल में ले ली है। तो ये सारे के सारे क्या डिकम्पोज हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या है, इसे ऑर्गेनिक मल्चिंग कहा जाता है। और इधर प्लास्टिक तो आपकी डिकम्पोज नहीं होती, तो इसे जनरली हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक मल्चिंग कहेंगे। इसे आपका क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक मल्चिंग कहा जाएगा। तो मल्चिंग आपकी दो तरीके की होती है, ऑर्गेनिक मल्चिंग और इनऑर्गेनिक मल्चिंग। सिंपल सी बात यह है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिट्टी की सतह को कवर कर देते हैं, जिससे क्या है, प्रॉपर सनलाइट जो है वो नहीं मिल पाती है, और जिससे खरपतवार आपके नहीं उगते हैं, ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, कवरिंग सोइल विद क्रॉप रेजिड्यू, स्ट्रॉ और प्लास्टिक शीट्स प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग वीड्स, इनविटिंग फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और वो आपके ग्रो नहीं हो पाते, जर्मिनेट नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और वो क्या हो जाते हैं, आपके कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट आपका यहां पर आ जाता है स्टेल सीड बेड। अब स्टेल सीड बेड के अंदर क्या करते हैं, हम यहां पर धोखाधड़ी का काम करते हैं, यानी खरपतवारों को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख कैसे बनाते हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। मूर्ख क्या, एक तरीके से हम यहां पर थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाते हैं। जैसे ये खेत है, इस खेत की हमने क्या कर दी, जुताई कर दी, यानी इस खेत के अंदर हमने क्या कर दिया, भू परिष्करण कर दिया। अभी एक भी क्या है, आपको यहां पर बीज नजर नहीं आ रहा, खरपतवार नजर नहीं आ रहा, अभी हमने बीज की बुआई नहीं की है, ध्यान रखना। लेकिन इस मिट्टी के अंदर जनरली क्या, आपके खरपतवार के सीड तो पड़े हुए हैं ना भाई। इस मिट्टी के अंदर जो वीड के सीड हैं वो तो इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी आपके अंकुरित नहीं हुए हैं। अब वीड के सीड को तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मिट्टी के अंदर नहीं देख पाओगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो है इरिगेशन करते हैं, यानी कि इस खेत के अंदर हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, यानी सिंचाई करते हैं। तो इरिगेशन करने से या सिंचाई करने से क्या होता है, जो ये बीज पड़े हुए उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, और वो जनरली क्या है, आपके अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। कौन से, खरपतवार के पौधों की बात हो रही है। अभी जनरली यहां पर हमने यानी कि फसल की बुआई नहीं की है, बात समझ में आई, ये अंकुरित हो गए। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम जो है दोबारा से इस खेत के अंदर जुताई कर देंगे। जुताई करने से क्या होगा, ये जो खरपतवार है ये आपके खत्म हो जाएंगे, खरपतवार खत्म हो जाएंगे, यानी कि इस मिट्टी के अंदर जो वीड के सीड पड़े हुए थे, इस खेत के अंदर जो वीड के सीड पड़े हुए थे वो खत्म हो गए, वो डेड हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस खेत के अंदर सोइंग कर देंगे, यानी फसल की बुआई कर देंगे। तो जो वीड के सीड थे वो तो पहले ही खत्म हो गए। तो अब जब हम खेत के अंदर फसल की बुआई करेंगे तो क्या ये बीड के सीड दोबारा से अंकुरित होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं, ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्टेल सीड बेड मेथड कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, स्टेल सीड बेड मेथड कहते हैं। तो यहां पर हम पहले ही क्या करते हैं, बुआई से पहले खेत के अंदर एक बार इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, जिससे वीड आपके अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और उन्हें नष्ट कर देते हैं। या तो हम टिलेज करके, या फिर जनरली हम क्या करते
करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर रासायन का प्रयोग करते हैं, उन केमिकल को छिड़कते हैं इनके ऊपर और इनको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो केमिकल का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका कल्चरल मेथड तो है, इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या किया, केमिकल मेथड का भी प्रयोग ले लिया है। तो ये तरीका आपका होता है, इसे आपका स्टेल सीडबेड मेथड कहा जाता है। तो देखिए, इरिगेट द प्रिपेयर्ड फील्ड टू अलाउ वीड्स टू जर्मिनेट बिफोर सोइंग, है ना, फील्ड को हम इरिगेट करते हैं ताकि क्या वीड के सीड आपके जर्मिनेट हो सके, बुआई से पहले ऐसा किया जाता है। डेस्ट्रॉय इमर्ज वीड सीड यूजिंग सैलो टिलेज और पैराक्वाट हर्बिसाइड, तो या तो टिलेज से उनको नष्ट कर देते हैं या फिर जनरली क्या है यहाँ पर पैराक्वाट हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ये हर्बिसाइड्स आपका क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल इतना जानिए, ये आपका हर्बिसाइड केमिकल है जो कि वीड को खत्म कर रहा है। तो देन सो द क्रॉप इंश्योर वीड फ्री सीड बेड, तो इससे जनरली क्या आपका उसके बाद हम बुआई कर देते हैं जिससे वीड आपके पहले ही खत्म हो जाते हैं, फिर फसल के अंदर आपके खरपतवार नहीं होते हैं। तो ये आपका स्टेल सीड बेड मेथड कहलाता है। तो ये आपके तरीके थे कल्चरल मेथड के जिससे हम वीड को कंट्रोल करते हैं। अब आपकी एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7, वहां पर सेमेस्टर एग्जाम प्लस एंट्रेंस एग्जाम की फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर विजिट करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए आपको @एग्री एंट्रेंस ब्लू कलर का टाइटल के अंदर नजर आ रहा होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। अब इंफॉर्मेशन सुनो, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन बैच है, जो कि आपका 22 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस इसके अंदर चल रही हैं। अगर आप हमारे साथ पेड बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच के अंदर क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस जो है बैच को अंदर एनरोल हो सकते हैं। यहां पर आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस मेंटोरशिप आपको यहां पर दी जाएगी। आपको जो है प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस प्लस जो है आपको डिटेल नोट्स, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। ये जो कंप्लीट बैच है आपका 2749 रुपए के अंदर है, यानी कि 2749 रुपए के अंदर है। कॉस्ट आपको थोड़ी महंगी लग रही है। आपको जनरली क्या करना है, सिंपली आपको कोड लगाना है Y1021। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्ले स्टोर पे जाइए, आपका अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन के बाद एग्रीकल्चर में जाइए, वहां पर आपको ये बैच आपको नजर आ जाएगा। इस बैच के अंदर जैसे ही जाएंगे मोर ऑफर नीचे लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो वहां पर आपको ये कूपन कोड क्या करना है, अप्लाई करना है, Y1021, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे भी कम रेट में आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आपको एनरोल होना है, ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। तो यहां पर अगर जिन बच्चों ने अभी तक वही वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर, इसको ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको क्या है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना क्या आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्लास आपको कैसी लगी, रिव्यू अपना जरूर देकर जाना। थैंक यू।